हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीके 10th साइंस। तो आप सभी को जो है इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और डे 1 और डे 2 तो आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। हम लोगों ने देखा था कि डे 1 में जितने भी टॉपिक कवर किए थे उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हमने डे 2 के वीडियो में देखा था। आज डे 2 में जो भी हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है और आशा करते हैं कि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तभी डे 3 के वीडियो आप देख रहे हैं। तो अभी जो है, अब जो डे 2 में जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव जो है अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाबू कि जो एमसीक्यू है वो है फर्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट का मूल रंग क्या है। तो आपको डे 2 के कुछ टॉपिक जो पढ़ाए थे और उसमें हमने खास करके जो देखे थे कि रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता है उनमें हम लोगों ने पढ़ा था रंग परिवर्तन। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव है बाबू। क्या आपको याद है कि पोटेशियम जो होते हैं परमैंगनेट का रंग जो होता है क्या होता है? तो आपको अगर याद है तो उसमें हम बताए थे कि पोटेशियम जो होते हैं परमैंगनेट का जो होता है कलर जो होता है, मूल जो होते हैं रंग वो होते हैं बैंगनी कलर का। ठीक है, अब दूसरे ऑब्जेक्टिव देखते हैं बाबू। साइट्रिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया करने पर KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है क्या हो जाता है। जब हम लोगों ने साइट्रिक अम्ल जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, याद है आपको? कौन सा कलर था? कोई भी कलर नहीं था, समझे? क्या हो गया था? वह रंगहीन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपका दोनों क्वेश्चन सही हुआ है क्या? अगर हुआ है तो आप कमेंट्स में बताइए। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुछ और ऑब्जेक्टिव। आगे है तीसरा ऑब्जेक्टिव, मोमबत्ती जलने पर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। तो आपको बताए थे कि अवस्था परिवर्तन पढ़ाए थे, अवस्था परिवर्तन, तो उससे रिलेटेड है बाबू ये ऑब्जेक्टिव 2। तो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मोमबत्ती जलने पर कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। याद है आपको कौन कौन से पदार्थ बना था? फिगर में देखे थे तो कौन कौन गैस जो था ऊपर में है इवॉल्व हो रहा था यानी कि उत्सर्जित हो रहा वहां पर अंतिम में। तो आप लोग देखे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड और क्या था? H2O जो कि वाटर था वो भाप के रूप में ऊपर उड़ रहा था। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहाँ पर सही होगा। चौथा नंबर है क्वेश्चन, मोमबत्ती जलने में कौन सा अवस्था परिवर्तन होता है, मतलब कि कौन सा अवस्था जो होता है परिवर्तन होता है उसमें। तो देखिए कौन से आपको ऑप्शन सही लग रहा है? ए में है गैस से ठोस में बदलता है, या ठोस से द्रव और द्रव से गैस बनता है। सी ऑप्शन है द्रव से ठोस बनता है, या डी ऑप्शन है गैस से द्रव बनता है। तो आपको अगर याद होगा तो बताए थे कि ठोस से पहले द्रव बनता है, द्रव से गैस बनता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू सही। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पर बाबू? आपको ऑब्जेक्टिव जो होता है अगर सही हो रही है बाबू तो आप बढ़िए से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, समझे? तो इसीलिए आपको जब भी वीडियो आगे की आएगी तो उससे पहले आप क्या करेंगे, नोट्स जो है कॉपी का जो बनाते जा रहे हैं आप उसको क्या करना है, एक बार रिकॉल कर लेना है। उसके बाद जो है वीडियो शुरू करिएगा। तो हर वीडियो को शुरू में जो पहले वाले वीडियो है उससे रिलेटेड टॉपिक से हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ठीक है बाबू, तो देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन है क्विकलाइन। ठीक है, शुष्क जो होता है चूना कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाने पर कौन सा यौगिक बनता है। ठीक है, कि कौन सा यौगिक बनता है बाबू, याद है आपको? तो कैल्शियम जो ऑक्साइड था उसमें हम लोग वाटर मिला रहे थे तो क्या बना था? तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना था।
ठीक है, इसको याद रखना है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये बी नंबर ऑप्शन होगा। छठा क्वेश्चन है उष्मा शोषी अभिक्रिया का सही जो होता है उदाहरण कौन है? उष्मा शोषी, उष्मा शोषी कहने का अर्थ होता है बाबू कोई जहां पर ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, यानी कि ताप का अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखे थे कि कैल्शियम जो था ऑक्साइड, वो अगर जल से हम अभिक्रिया कराते थे तो क्या था, ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ था, ठीक है, तो वो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का हो गया। बी नंबर जो होता है क्वेश्चन है बेरियम हाइड्रोक्साइड को जब अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराए थे बाबू, तो यहाँ पर जो था कि क्या हो गया था, तो वो जो प्रोडक्ट बना था, ठीक है, बेरियम क्लोराइड, वो क्या हो गया था, ठंडा पड़ गया था। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा बाबू सही होगा, ठीक है। और जिंक ये तो हो जाएगा, ये अम्ल एसिड में बदलेगा तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, इससे जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। तो अब आगे देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन है बाबू लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया मतलब कि अभिक्रिया में कौन सा अवक्षेप बनता है? अवक्षेप जो होता है कौन सा बनता है, सो आपको बताना है। तो जब लेड नाइट्रेट को हम लोग कल के जो विशेषता थी उसमें पढ़े थे कि लेड नाइट्रेट को जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लेड जो था आयोडाइड जो होता है बनता है। याद था आपको? क्या नहीं याद था तो रिकॉल करके आइएगा कल के क्लास में, ठीक है। तो क्या बनेगा, लेड आयोडाइड। 8 नंबर ऑफ क्वेश्चन है लेड आयोडाइड अवक्षेप का रंग क्या होता है? जो लेड आयोडाइड है, हाँ, जो बच्चे जो है ये 8वां नंबर क्वेश्चन देख लिए होंगे तो ये जो होगा करेक्ट कर लिए होंगे, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे, पढ़े होंगे इसको, तो ये नहीं करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे से क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ दिया कि जो लेड आयोडाइड अवक्षेप का रंग क्या होता है, तो इसका कलर जो था क्या मतलब कि चेंज हुआ था या नहीं हुआ था, याद है आपको? तो आप देखे थे कि लेड आयोडाइड हो गया था पीला रंग का, ठीक है। ये सब गलत है, पीला रंग के हो गया था। आपको दिखाए थे एक्सपेरिमेंटल इमेज में कि वह मतलब येलो कलर का है। अब देखते हैं आगे की क्वेश्चन। तो अब है 9 क्वेश्चन क्या कहता है, तो 9 क्वेश्चन कहता है जिंक को जब सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है इसका सूत्र, अभिक्रिया में कौन सी गैस जो होती है निकलती है। यानी जिंक को जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराइएगा बाबू तो कौन सा होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और क्या बन जाएगा, तो ये हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो कौन सी गैस जो होगा बनेगा यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर सी नंबर जो होगा ऑप्शन सही होगा। 10वां क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट क्या है, ये सोडियम कार्बोनेट है ये बाबू, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट को जब HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया में कौन सी गैस जो होती है निकलती है, तो सोडियम कार्बोनेट है और HCl है बाबू। तो सोडियम जो होते हैं क्लोराइड बन जाते हैं और सोडियम क्लोराइड प्लस वहां पर होगा H हाइड्रोजन और 2 C कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इसमें जब बैलेंसिंग करेंगे तो उसमें, तो यहाँ पर कौन सी गैस जो होती है निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस यहाँ पर निकलती है। पिछले वीडियो में आपको ये हम बताए थे बाबू, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है कि इन सभी ऑब्जेक्टिव को नोटबुक में लिखते भी चलना है बाबू, ठीक है। और आंसर जो है उसको आप ये भी कर सकते हैं कि आप एक क्वेश्चन लिख लीजिए और डायरेक्ट आंसर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे को क्वेश्चन और देखते हैं बाबू। तो आगे की क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, ठीक है। बिहार बोर्ड के जो होते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे हुए ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक है, जो कि है 11 नंबर क्वेश्चन। चीनी का रासायनिक सूत्र है
माने कि ये ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से बताइए चीनी का रासायनिक मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है, याद है आपको? तो याद तो बहुत को होगा, पिछले मतलब कि कुछ जूनियर क्लासेस में भी इसको बता दिया जाता है। तो क्या होगा, C12H22O11, ठीक है। तो ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। अब इसको घर पर नहीं जाकर के अपने मम्मी और दीदी से कहने लगेगा, जो कम अगर नहीं जानते उनका सूत्र, तो कहिएगा कि जे C12H22 और O11 लाइए, तो कुछ नहीं समझेंगे, दुतार झावर खा भी जाइएगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं मांगना है। नॉलेज ले रहे, लेकिन उसका जो नॉलेज जानता है उन्हीं के साथ जो है सो इसको शेयर करिए। और कोई सामान लेना है चीनी से रिलेटेड या चीनी को, तो आपको यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। अभी तुरंत जो है पिछले वाले स्लाइड में बताए थे कि सल्फ्यूरिक अम्ल किसको बोले थे, तो H2SO4 के बोले हैं। और ये भी देखिए बाबू कि ये 2015 के कंपार्टमेंटल में पूछा हुआ है, और ये था 2015 के एनुअल यानी कि वार्षिक परीक्षा में, ठीक है। और वो कंपार्टमेंट जब कोई जो होते हैं वार्षिक परीक्षा में जो होते हैं उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उसके बाद 1-2 मंथ के बाद कंपार्टमेंट लगता है। एक आध दो सब्जेक्ट में जब रिजल्ट निकल जाती है, तो एक आध दो सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लग गया है तो उसके लिए कंपार्टमेंट आता है। तो वो कंपार्टमेंट में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये है एनुअल में, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं, क्या और भी पूछा हुआ है आगे क्वेश्चन, जो अभी तक टॉपिक पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। ऐसा तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, तो जो टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड देख रहे हैं। अभी तक टॉपिक पढ़ते जाएंगे, या जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आया हुआ प्रीवियस ईयर में उसको भी करते चलना है, ठीक है बाबू। दीजिए यहाँ पर ध्यान। अब है 13 नंबर क्वेश्चन है कली चूना, यानी कि कली चूना कहिए शुष्क चूना जिसको हम बोले थे कल, ठीक है। शुष्क चूना जो होता है जिसको आप बोलते हैं क्या है यहाँ पर कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है बाबू, इसका रासायनिक सूत्र क्या है ये देखिए बाबू। ये पूछा हुआ है 2022 के एनुअल में सेकेंड सिटिंग में, और यहाँ पर है 2024 के एनुअल के सेकेंड सिटिंग में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रासायनिक सूत्र भी। तो इसलिए जितने भी हम लोग यौगिक पढ़ेंगे उसके कंपाउंड जो बोल रहे हैं उसको अच्छे से याद भी करते चलना है, ठीक है। कोई भी उठा के पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो कौन होगा कली चूना का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर, ओ ए और बी तो ऑप्शन देवे नहीं किए बाबू, सी और यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो इसमें से बी ऑप्शन जो होगा सही होगा यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड शुष्क चूना कही या कली चूना, ठीक है। क्या आपका जो है सो 13 में 13 ऑब्जेक्टिव सही है? अगर 13 में 13 ऑब्जेक्टिव सही हुआ है बाबू तो आप बहुत बेहतर पढ़ रहे हैं। अगर नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। नोट्स को रिवीजन करिए, 1 बार 2 बार पढ़िए, टाइमिंग एक बनाइए, और जब भी समय मिलता है उसको 1 बार 2 बार देखिए। पेज भी पलटते हुए अगर देखते जाइएगा तो बहुत सारा ब्रेन में स्टोर होते जाता है, ठीक है। तो अब आज का जो है डे 3 का जो है बाबू वीडियो आज शुरू होने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक क्या है आगे, तो आज का बाबू टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन है बाबू, केमिकल इक्वेशन, सॉरी। तो यहां पर है रासायनिक समीकरण के बारे में बाबू आज पढ़ेंगे। तो रासायनिक समीकरण में देखिए, रासायनिक समीकरण को आज हम देखेंगे कि लिखा कैसे जाता है, ठीक है। उसके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसमें किस प्रकार से किस किस से सिंबल का यूज होता है उसके बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। तो देखिए बाबू, जैसे कि शुरू से ही हम एक ही एग्जाम्पल को लेकर चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा बेटर से समझ में आए बाबू, ठीक है। ऐसे तो इस आगे के क्लास में देखेंगे कि बहुत सारे एग्जाम्पल है बाबू, देखिएगा तो अलग अलग प्रकार के सभी एग्जाम्पल जो आज हम लोग बेहतर से और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। जब मैग्नीशियम रिबन को क्या होता है वायु में यानी ऑक्सीजन में गर्म किया जाता है तो यह आग पकड़ लेता है, आपको ये बात तो पता है। और आग पकड़ लेने के बाद क्या बन जाता है बाबू, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। लेकिन ये जो हमने बोला या यहाँ पर लिखे, ये जो है लिखे है ना बाबू, तो बहुत ज्यादा मतलब कि स्पेस जो है सो
घेर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाए कि ऐसा भी हो सकता है कि छोटे मतलब के रूप में लिख सकते हैं, तो छोटे रूप में लिखेंगे। देखिए, वाक्य के रूप में काफी लंबा होता है, वाक्य के रूप में लिखा गया तो बहुत बड़ा होता है, इसे छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो किस प्रकार से छोटे रूप में लिखेंगे? सबसे सरल तरीका क्या होता है अगर छोटे रूप में लिखने का, कि रासायनिक जो होता है अभिक्रिया को शब्द समीकरण कर देंगे। अगर सबसे सरल तरीका है कि इसको क्या कर सकते हैं हम, कि रासायनिक शब्द समीकरण क्या कहते हैं, यहां पर जो है शब्द समीकरण के रूप में यानी वर्ड इक्वेशन के रूप में जो होता है लिखा जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले समझेंगे कि ये शब्द समीकरण बाबू होता क्या है। ठीक है, तो शब्द समीकरण जो होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में क्या है, शब्दों में संक्षेप में वो व्यक्त करने वाले रासायनिक समीकरण को क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कि जो यहां तक जो वाक्य लिखे थे उसको अब हम क्या करेंगे, उनके जो मेन जो शब्द है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो उसी को कह देते हैं हम लोग शब्द समीकरण। जैसे कि नीचे यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम रिबन, तो हम यहाँ पर मैग्नीशियम लिख रहे हैं। ठीक है, और किसके साथ में मतलब कि अभिक्रिया कराया जाता है, किसकी उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के। अब क्या कर लेते हैं, उसको हीट दे देते हैं। ठीक है ना, गर्मी चाहिए ना तब ना जलेगा, तो गर्मी के लिए हीट दे दिए। ठीक है, तो उष्मा लिख देते हैं, और यह अंतिम में क्या उत्पाद बनता है बाबू, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है अभिकारक के रूप में जो होते हैं मिलते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो होते हैं मैग्नीशियम जो होते हैं इसको कट कर दीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमको मिलता है। ठीक है, ये यहाँ पर होना चाहिए। ये जो हो गया दोनों, इसको क्या बोलते हैं, यानी कि ये तीनों जो आने वाला है यहाँ पर अभी, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक। ठीक है, वही वाला वहां पर चला गया है। तो अभिकारक जिसको रिएक्टेंट कहते हैं, ये तीर से जो पहले है इसको अभिकारक कहते हैं, और तीर के बाद वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना बाबू, तो यहाँ पर शब्द समीकरण क्या होता है समझे, तो हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जो बड़े से लंबे से वाक्य में लिखते हैं उसको हम क्या करेंगे, संक्षिप्त में जब व्यक्त करते हैं तो उसी को ही हम कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें कि मैग्नीशियम जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पाद हो गया जो कि होता है तीर के दाहिने ओर। ठीक है, और उस प्रतिकारक जो होता है या अभिकारक कहिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और उष्मा हुआ जो कि तीर के लेफ्ट साइड में होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब रासायनिक समीकरण में ही वही टॉपिक है, तो उसमें जो कुछ मेन बातें हैं उसको आप पहले समझिए अब बाबू, कि किस प्रकार से जो होता है कि रासायनिक समीकरण में जो होंगे वो शब्द समीकरण जो अभी आप समझे। अब उसके बाद जो है देखें कि जब हम शब्द समीकरण लिखे तो उसमें एक्चुअल में क्या क्या चीजें होती है और कौन से साइड में होती है उसको देख रहे हैं। यहाँ पर है कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, और इन्हें रासायनिक और इसे जो होते हैं रासायनिक समीकरण में हमेशा बाय पक्ष मतलब कि इसके जो होते हैं बाय लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। अब है इसको इसको कर लीजिए 2। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, अब भाग लेने के बाद जो पदार्थ बनते हैं उसको उत्पाद कहते हैं, और इन्हें क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरण में हमेशा क्या करेंगे कि दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है बाबू, देखे थे अभी के मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखे थे ना कि दाहिने ओर लिखा हुआ था। अब है तीसरा, तो यदि अभिकारकों या उत्पादों की संख्या दो या दो से अधिक हो तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह जो होता है लगाया जाता है। अगर अभिकारक या उत्पादक एक से अधिक बन रहा है तो उसके बीच में क्या करते हैं, जोड़ का चिन्ह लगाते हैं। बाबू देखिए तो जोड़ का चिन्ह यहाँ पर लगा हुआ है पीछे में, यहाँ पर देखिए
मैग्नीशियम है, उसके साथ में क्या है ऑक्सीजन, तो इसमें जोड़ का चिन्ह है। ठीक है, अब देखिए तीर के चिन्ह को उत्पन्न करता है पढ़ा जाता है। क्या पढ़ेंगे हम लोग, जहां पर भी जो है जैसे कि मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और तीर के चिन्ह है उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि दोनों ने अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न किया, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसीलिए जहां पर भी तीर के चिन्ह है उसको क्या पढ़िएगा आप लोग बाबू, तो उसको पढ़ना क्या है, तो उत्पन्न करता है सो पढ़ा जाता है। ठीक है, अब है इसको नंबरिंग ठीक आप कर लीजिएगा। तो तीर उस दिशा की ओर संकेत करता है जिसमें अभिक्रिया आगे बढ़ती है, यानी कि किस ओर अभिक्रिया बढ़ रही है वो तीर जो होता है सूचित करता है, यानी उत्पाद की ओर बढ़ रहा है। और लास्ट है तीर के ऊपर डेल्टा जो होता है या हीट या उष्मा लिखा जाता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि अभिकारकों को गर्म किया जाता है। यानी जब अभिकारकों को गर्म किया जाता है बाबू, तो डेल्टा से सूचित कर दीजिए या उसके ऊपर में उष्मा लिख दीजिए। ठीक है, तो उस प्रकार से जान जाएगा एग्जामिनर कि आप क्या कर रहे हैं, उस दोनों पदार्थों को एक साथ करके उसे आप मतलब कि जला रहे हैं। ठीक है, आगे अब ध्यान दीजिए, अब है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी रासायनिक समीकरण को लिखेंगे बाबू कैसे, उस टॉपिक पर अब आते हैं। और आपको क्या करना है बाबू, लिखते हुए जरूर चलना है। ठीक है, बाद के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। देखिए रासायनिक समीकरण लिखना, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं कि रासायनिक समीकरण, जो वहां पर पहले तो हेडिंग दे दिए थे लेकिन उसके डिफाइन नहीं किए थे, डिफिनीशन नहीं दिए थे, तो यहां पर दे रहे हैं कि रासायनिक समीकरण जो होता है, होता क्या है बाबू, तो रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों के रूप में, प्रतीकों जानते हैं ना, रासायनिक प्रतीकों और सूत्रों के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का वर्णन करने वाले कथन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीक यानी कि यहां पर हो जाएगा सिंबल। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं मैग्नीशियम का जो होता है संकेत क्या होता है, Mg, तो ये हो गया प्रतीक। और सूत्रों यानी कि फॉर्मूला, जो क्या होते हैं कि फॉर्मूला, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इन रूप में अगर किसी भी रासायनिक समीकरण का आप वर्णन कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखा गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन जो है और ये उष्मा है, जिससे क्या बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और देखिए हमने क्या किया है, उसके प्रतीकों को हमने लिख दिया और यहाँ पर है ये फॉर्मूला है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पर MgO हमने लिख दिया यहाँ पर, ये भी यौगिक है जो कि फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, अकेले रहेगा तो वहां पर संकेत कहलाता है। ठीक है, यानी प्रतीक, अगर एक से अधिक है तो उसको यौगिक बोलिए या फॉर्मूला आप बोल सकते हैं। अब देखते हैं कंकालीय समीकरण या असंतुलित समीकरण जो होते हैं, क्या है बाबू, इसको समझिए थोड़ा। जब किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीकों और सूत्रों में व्यक्त किया जाता है, इसमें जब किसी रासायनिक समीकरण को प्रतीकों और सूत्रों में व्यक्त किया जाता है, और यहां तक तो आपको ये मेल खा रहा होगा समीकरण रासायनिक समीकरण से, लेकिन इसके बाद चेंज है, यहां पर ध्यान देना है। और अभिकारकों की ओर, क्या है, अभिकारकों की ओर उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु, यानी जो अलग अलग तत्वों के जो परमाणु है, परमाणुओं की संख्या उत्पादों की ओर उपस्थित उसी तत्व के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, तो उसे कंकालीय समीकरण या असंतुलित समीकरण कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, जो तीर से पहले है वो क्या कहलाते हैं, प्रतिकारक या अभिकारक। उसमें जितने भी तत्व है और उनके साथ जो भी फॉर्मूला है, तो प्रत्येक तत्व की जो होती है जितनी संख्या प्रतिकारक की ओर है उतनी ही जो होगी तीर के दाईं ओर जो होगी, उत्पादों में जितने भी तत्व है उनकी भी संख्या सेम होनी चाहिए। यानी दोनों बगल
प्रत्येक तत्वों की संख्या अगर बराबर है तब जाकर हम लोग कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। परंतु अगर बराबर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं कंकालीय समीकरण। सिर्फ कंकाल है, संतुलित नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए बोल देते हैं कंकालीय समीकरण, या हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है बाबू। तो यानी कि दोनों तीर के जो होते हैंगा ये दाईं ओर जितने भी उत्पाद है, जैसे कि अभी यहाँ पर लिखा गया है, एक मिनट इसी से समझिए कि तीर के जो होते हैं लेफ्ट साइड जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, और तीर के जो होते हैं दाहिनी ओर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो इधर में मैग्नीशियम है एगो, इधर में मैग्नीशियम है एगो, इधर में ऑक्सीजन का एगो है, यहाँ पर एगो है, लेकिन इधर में ऑक्सीजन कितना है, 2 गो है। तो अब बताइए यदि ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा या असंतुलित, असंतुलित, या इसे हम कंकालीय समीकरण हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये संतुलित है ये नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है देखिए प्रतिकारक में जो ऑक्सीजन जो यहाँ पर तत्व है या कहिए परमाणु है, तो यहाँ पर जो है इसमें जो है परमाणुओं की संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 2 है, जबकि यहाँ पर 1 है। तो लेफ्ट और राइट साइड में यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों के तीर के इधर भी और तीर के पहले भी दोनों बराबर होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकालीय समीकरण कहलाएगा। समझ में आया बाबू आप लोगों को? अगर समझ में आ रहा है तो अच्छे तरीके से बाबू नोट भी करते चलना है। ठीक है, अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, तो आप नियम जानते हैं बाबू, द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार जो होता है, क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो बताता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो होती है न तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। ठीक है, यानी कि जितना द्रव्यमान बनने से पहले था उतना ही द्रव्यमान बनने के बाद होगा, यानी कि दोनों की संख्या जो होनी चाहिए अभिकारक और मतलब कि उत्पादक, उन दोनों में बराबर होनी चाहिए सेम साइड में। जैसे कि यहाँ पर इसमें कमी बुझा रहा है एक ऑक्सीजन का, तो ऐसे नहीं होता है बाबू, ये जो है असंतुलित है। अगर संतुलित करना चाहिएगा तो 2 इधर से लगा लीजिए, 2 इधर से, तो 2 गो मैग्नीशियम हो गया, 2 गो इधर भी मैग्नीशियम, ये 2 से दोनों में गुना करिए तो 2 गो मैग्नीशियम हुआ और 2 गो क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो इधर भी 2 गो, देखिए सेम हो गया। इसको कह देंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारकों का कुल जो होता है द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। हमने रीजन भी आपको समझा दिया बाबू। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की टॉपिक की ओर बाबू। ठीक है, अब है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में हम लोग, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू कि जिस रासायनिक समीकरण में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों दोनों ओर समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। यानी कि अभिकारक और उत्पादक दोनों की जो होगी अगर संख्या जो होती है बराबर होगी तब हम इसको क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी लेफ्ट साइड भी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए समान, और राइट साइड भी जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। किसकी संख्या बाबू, तो तत्वों की संख्या कहिए या परमाणुओं की संख्या जो होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे देखिए हमने यहाँ पर कंकाली समीकरण लिखे हैं, जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, जिससे क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पर क्या कर दिए हैं कि 2 गो मैग्नीशियम, यानी कि 2 आगे से जो होता है 2 लगा दिए हैं, प्लस में ऑक्सीजन है, और यहाँ पर इसके भी आगे क्या है 2 है लगा दिए है, जिसके कारण क्या हो गया, यह संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। यानी कि आपको क्या करना है कि चेक करना है कि मतलब कि लेफ्ट साइड में कितना मैग्नीशियम है, तो 2 है, इधर में इसको पूरा में कितना से 2 से गुना कर दीजिएगा तो 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। फिर 2 जो है ऑक्सीजन से भी गुना करिएगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा।
ठीक है, और इधर भी 2 ऑक्सीजन है, यानी दोनों ओर क्या है बाबू, मतलब कि जितना जो है ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है उतना ही ऑक्सीजन राइट साइड में है, जितना मैग्नीशियम लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में है। तो ये हो जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व जो है सो प्रत्येक तत्व जो होते हैं अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर जो होना चाहिए सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने की जो होती है, अगर लिखना आप चाहते हैं उससे पहले जो है सो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ध्यान दीजिए। तो इसको पहले जो है सो जानना बहुत जरूरी है, समझे। पहला क्या कहता है कि क्या किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है या नहीं। अगर कोई तत्व है, ठीक है, या कोई तत्व के रूप में छोड़ दीजिए, तो लेते हैं पदार्थ के रूप में, कोई पदार्थ है और किसी दूसरे पदार्थ में मिलाए, अब पदार्थ में मिलाए तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। कैसे पता होगी, तो आपको हमने पढ़ाया है रासायनिक जो होते हैं अभिक्रिया की विशेषता, जिसे कि रंग परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, वो पांचों में से अगर कुछ भी वो मतलब कि परिवर्तन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद ही आप समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है वहां पर। अगर नहीं हुई है तो वहां पर आपको जो है किसी भी प्रकार की जो होती है रासायनिक समीकरण क्यों लिखिएगा, जब हो ही नहीं रहा है तो। ठीक है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण को लिखने से पहले तो ये जानना जरूरी है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो वहां पर संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना ही व्यर्थ है बाबू, लिखाएगा ही नहीं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले उत्पाद या उत्पादों के बारे में, यानी कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहे हैं, ठीक है, या जो भी उत्पाद बन रहे हैं, उनको नॉलेज में होना चाहिए आपको कि कौन सा उत्पाद है वो। अगर नॉलेज नहीं रहेगी, जैसे कि फॉर्मूला, प्रतीक, जो गया संकेत, इन सब के बारे में पता ही नहीं रहा है, तो कैसे आप जो है यहाँ पर संतुलित जो होते हैं रासायनिक समीकरण लिख पाएगा। देखिए ना, संतुलित रासायनिक समीकरण, इसमें क्या क्या जरूरी है बाबू। देखिए यहाँ पर प्रतीकों की आवश्यकता है कि नहीं है, तो यही बता रहे हैं यहाँ पर। सभी अभिकारकों और उत्पादों के सही प्रतीक और सूत्र भी आपको मतलब कि जानना है, और 2 में जो था यानी कि कौन सा उत्पाद बनता है उसको भी जानकारी चाहिए, यानी प्रतिकारक के रूप में कौन कौन से पदार्थ जो होते हैं भाग ले रहे हैं उसके भी सूत्र, ठीक है, और फॉर्मूला, ये प्रतीक जानना जरूरी है, और बाद में कौन सा उत्पाद बन रहा है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए, प्लस में उनके सूत्र और प्रतीक भी याद होनी चाहिए, तब जाकर के आप लिख पाइएगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा वो सही से बैलेंस आप कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब आगे की ओर टॉपिक में बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले हम आपको ये बता रहे हैं बाबू कि आपको यहाँ तक टॉपिक आपको कैसा लगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको जो है क्या होता है कि कभी शुरुआत में जो है 1-2 वीडियो लोग देखते हैं, उसके बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं, सही से पढ़ाई नहीं करते रहते हैं, इधर उधर जो होते हैं एंजॉय के लिए इधर उधर की वीडियो देखने लगते हैं। तो ये सभी जो होते हैं आपको जो है एग्जाम में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आपको क्या करना है, जितने काम के लिए आप YouTube पर आते हैं उतना ही काम किया करिए, उसके बाद मोबाइल बंद करिए और फिर से आप नोट्स पर रिवीजन करिए। और साल भर अगर आप मेहनत कर लिए ना, तो अगली साल जब रिजल्ट निकलेगी तो उस समय आपका जो है नाम एक अलग ही होगा, एक समाज में माता पिता का नाम ही एक बहुत ही मतलब कि ख्याति हो जाएगी आपका नाम। ठीक है, और माता पिता भी कहेंगे कि चलिए मेरे बच्चे ने मेहनत करके इतना अच्छा नंबर लाया है। ठीक है, तो आपको माता पिता के विश्वास को भी नहीं तोड़ना है, और पढ़ाई जो है अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, 1 ही साल की तो बात है बाबू, क्या 1 साल में अगर अच्छा नाम कमा पा रहे हैं इससे, तो क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं दम। ठीक है, जो रगड़ता है वही जो होता है चमकता है ना, जो घिसाएगा, रगड़ने से अच्छा बेहतर है कि जो घिसता है वही चमकता है। तो थोड़ा घिसना पड़ेगा, अपने आप को मेहनत करनी पड़ेगी। आगे जो है टॉपिक में अभी तक जो है हमने देखा कि रासायनिक समीकरण लिखने के लिए जो है उसके पहले जो ज्ञान जो होता है यानी कि संतुलन के लिए, उसके बारे में पढ़ा। आगे की टॉपिक देखते हैं बाबू।
देखिए इसके जो है उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है और क्या बन गया है, यहाँ पर जल बन गया है। तो ये जल बन गया है और यहाँ पर देखिएगा कि अभिकारकों तथा उत्पादों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या जो होगी निम्नलिखित, यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, शायद हट गया होगा। तो अभिकारकों में अगर हम देखें तो यहाँ पर है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कै गो है बाबू, 2 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कै गो है, तो 2 है। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं उत्पाद, तो उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है 2 और ऑक्सीजन कितना है बाबू, ऑक्सीजन है 1 है। तो अब इसको आपको संतुलित भी करना है। कैसे करिएगा आप संतुलित, तो देखिए दोनों ओर, तो देखते हैं कि अगर हम इसके आगे हाइड्रोजन के आगे 2 तो ही है, ऑक्सीजन को हमको 2 करना है तो 2 से गुना कर देते हैं। 2 से जैसे ही गुना करिएगा तो इसके आगे 2 लिखना होगा, तो कितना हो जाएगा हाइड्रोजन, इसके चलते 2 को 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन कितना हो गया अब बढ़ के 4 गो हो गया हाइड्रोजन। देखिए 2 दूना 4 और 2 गो ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, समझ में आई की बात की नहीं। देखिए ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन पहले जो था कितना था, 2 था, ऑक्सीजन कितना था, 1 है, जबकि लेफ्ट साइड में देखिए कि अभिकारकों की ओर तो ऑक्सीजन कितना था, 2। अब क्या चाहेंगे कि लेफ्ट साइड जितना है ऑक्सीजन की संख्या उतना ही राइट साइड में करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है 1 में जो है 2 से गुना कर रहे हैं, तो 2 से गुना कर रहे हैं मतलब राइट साइड में जो फॉर्मूला है उसके आगे 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं तो ये कितना हो गया, यहाँ पर तो ऑक्सीजन जो है 2 गो हो गया, लेकिन इसके चलते क्या हो गया, आगे से जैसी 2 लगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, अब 4 हो गया। ठीक है, अब इस साइड देखिए, तो इस साइड में देखते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया है 4 गो, यहाँ पर 2 गो हाइड्रोजन है। तो क्या कर लेंगे, तो इसको अगर हम इसको 2 से गुना कर ले, यानी हाइड्रोजन के आगे 2 लगा ले, 2 दूना 4 तो हो ही गया, तो 4 हो गया। तो दोनों साइड देख लीजिए कि हाइड्रोजन की भी संख्या इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को जो होते हैं संतुलित करते हैं बाबू। ठीक है, अब देखिए रासायनिक समीकरणों को अधिक जानकारी पूर्ण बनाना, तो अधिक जानकारी अगर पूर्ण बनाना चाहते हैं बाबू, तो उसके लिए क्या क्या जो होते हैं इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को ऐड करते हैं, उसके बारे में अब पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर है रासायनिक समीकरण को निम्नलिखित 3 तरीकों से अधिक जानकारी पूर्ण जो है सो बनाया जा सकता है। फर्स्ट तरीका क्या है यहाँ पर बाबू, समझिएगा कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं जो होता है दर्शाकर क्या कर सकते हैं कि दोनों को, जैसे कि जो अभिकारक है जो उत्पाद है, उन दोनों की भौतिक अवस्था को, जैसे कि ठोस, द्रव, गैस, कौन जो है यौगिक जो है ठोस अवस्था में है, कौन जो है गैस अवस्था में है, ठीक है, कौन जलीय अवस्था में है, उसको भी अगर दर्शा दे साथ में सूत्र के बगल में, तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव वह जो हो जाएगा वह समीकरण। देखिए दूसरा में क्या कर सकते हैं, तो अभिक्रिया में शामिल ऊष्मा को दर्शाकर, यानी कि कौन सी ऊष्मा जो होती है वहां पर शामिल हुआ है या नहीं हुआ है, उसको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हीट को जो होता है इस प्रकार से दिखाते थे। तीसरा कौन सा है तरीका बाबू, तो अभिक्रिया किन परिस्थितियों में, कंडीशन में होती है यह दर्शाकर। तो इन तीनों चीजों से जो है सो क्या होता है कोई भी जो होते हैं रासायनिक जो होते हैं समीकरण अधिक जो होता है जानकारी पूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो इन तीनों को हमको एक एक करके डिस्कस करना है बाबू। तो आज के लिए जो है फर्स्ट देख लेते हैं समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था दर्शाना, यानी फर्स्ट के बारे में हम लोग जो है सो अभी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए अभी बाबू कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की 4
भौतिक अवस्थाएं होती है। कितनी होती है बाबू? 4 भौतिक अवस्थाएं। यहाँ पर है ठोस, द्रव, जलीय विलयन और चौथा है गैस। ठीक है, तो पहला लिखिएगा, यहाँ पर है ठोस अवस्था को जो होते हैं कैसे दर्शाते हैं, तो सॉलिड का जो होता है सॉलिड, उसका क्या होता है? एस। ठीक है, दूसरा है द्रव अवस्था का, तो लिक्विड लिखते हैं ना हम लोग, तो लिक्विड का क्या हो जाएगा? यहाँ पर एल लिखते हैं, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। जलीय विलयन को जो होता है एक्वस सॉल्यूशन है ना लिखा हुआ, एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका ए क्यू लिखते हैं यहाँ पर देखिए शॉर्ट में। और गैसीय अवस्था के लिए स्मॉल जी जो होता है यहाँ पर देखिए, तो स्मॉल जी से जो है दर्शाते हैं। तो यहां तक के वीडियो में जो है सो आपको जो है पढ़े हैं कि किस प्रकार से रासायनिक समीकरण को जो है कि अधिक जानकारी पूर्ण बनाना, और इसको अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक को ध्यान में रखना है बाबू। ठीक है, क्योंकि इससे जो है आगे जाकर के जितने भी हम लोग रासायनिक के प्रकार पढ़ेंगे उसमें बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। देखिए यहाँ पर है अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को उनके प्रतीकों या सूत्र के ठीक बाद इन संकेतों को दर्शाया जाता है। जैसे कि बात करें कि जिंक धातु पतले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक विलयन और हाइड्रोजन गैस जो होता है बनाती है। तो इन सभी जानकारी को देखिए, ये सभी है जिंक है, तो जिंक धातु है, तो जिंक धातु किस अवस्था में पाया जाता है? सॉलिड अवस्था में बाबू। तो यहाँ पर देखिएगा सॉलिड अवस्था में लिखा गया है। इन सभी जानकारी को पहले जो है एक स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ पर लिखा गया है, यानी जिंक H2SO4 और जिंक जो हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखा गया है, और जिंक जो होते हैं वहां पर सल्फेट है तो ZnSO4, और इसमें कौन सी गैस निकली है? तो हाइड्रोजन गैस प्लस में। यहाँ जो जिंक जो होता है ठोस है, इसलिए हम जिंक के आगे क्या लगा देंगे? जिंक और ब्रैकेट में एस लिख देंगे। ठीक है, जो अभी तुरंत देखे थे। पतला जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जलीय विलयन है, इसलिए हम क्या करते हैं? AQ लिखते हैं। और यहाँ पर भी देखिए जिंक सल्फेट भी क्या है? जलीय विलयन है, इसलिए AQ लिखते हैं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन गैस है, तो यहाँ पर G लिखते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए ये रासायनिक समीकरण जो हो गया ये अधिक जानकारी पूर्ण हो गया। यहाँ पर देखिए जिंक जो है किस अवस्था में है? तो सॉलिड अवस्था में। H2SO4 क्या है? जलीय विलयन अवस्था में है। ये क्या है? जिंक सल्फेट जो है सो किस अवस्था में है? तो जलीय विलयन अवस्था में, और H2 जो है गैसीय अवस्था में है। तो यह समीकरण जो है सभी अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को दर्शाता है और पूर्ण रूप से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है बाबू, तो अच्छे तरीके से अगर वीडियो को आप देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग बाबू, और इसको अच्छे तरीके से लिखना है और रिवीजन करके आना है। अगले वीडियो में फिर हम लोग जो है MCQ देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू, तो गुड नाइट, धन्यवाद।